रेंट और बाय, ये सवाल आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए सबसे बड़ा सवाल होने वाला है और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हो कि आपको अपना घर रेंट करना चाहिए या फिर ईएमआई पे बाय करना चाहिए। पहले हम समझेंगे घर खरीदने की इकोनॉमिक्स को और उसके बाद रेंट को, और फिर ये समझेंगे कि अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए रेंट करने का क्या मतलब होता है, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन प्रॉफिटेबल था। तो अज्यूम करते हैं कि एक टियर 1 सिटी में आप घर खरीदना चाहते हो और आपने एक फ्लैट देखा है जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। उसमें से 20 लाख रुपीस आपने डाउन पेमेंट किया है और बाकी 80 लाख आपने होम लोन लिया है 9% के इंटरेस्ट पे। लोन का टेन्योर है 20 साल का और इसकी ईएमआई बनती है 72,364 रुपए, 72,364 रुपीस। तो हाउस खरीदने का एग्जैक्टली कॉस्ट कितना पड़ा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि जितना भी डाउन पेमेंट दिया है और जितना भी लोन है उन दोनों को ऐड कर दो, ये बना 1 करोड़, और फ्यूचर में इस फ्लैट की वैल्यू अगर 2 करोड़ हो जाती है तो 1 करोड़ का प्रॉफिट। पर ये एक्चुअली में रॉन्ग है, गलत है। हमें हाउस की अगर एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपने इंटरेस्ट में कितना पैसा दिया है। आपने जो होम लोन लिया था उसके लिए आपने इंटरेस्ट में कितना पैसा दिया है, और वो इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है, आपके लिए नहीं बैंक के लिए। तो अगर आप अपने पूरे 20 साल के सारी ईएमआई को ऐड करो तो वो बनता है 1 करोड़ 73 लाख, और उसमें अगर आप डाउन पेमेंट को ऐड करते हो तो वो होता है टोटल 1 करोड़ 93 लाख। बट दिस इज नॉट ऑल। जब आप एक घर खरीदते हो तो ओनर रिलेटेड एक्सपेंस भी इसके साथ में आते हैं, जैसे कि एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स, एनुअल सोसाइटी मेंटेनेंस और हाउस का मेंटेनेंस। तो मान के चलते हैं कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स है 50,000 पर ईयर, जो कि 5% से हर साल ग्रो हो रहा है। तो 20 साल में आप टोटल प्रॉपर्टी टैक्स दे चुके होंगे 16,53,000 रुपए। सोसाइटी मेंटेनेंस भी हम 50,000 मान के चलते हैं, जो कि हर साल 5% से ग्रो हो रहा है। तो 20 साल में आप टोटल सोसाइटी मेंटेनेंस दे चुके होंगे सेम 16,53,000। और फिर आता है हाउस मेंटेनेंस। कभी नल टूट गया, प्लस काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, तो हाउस मेंटेनेंस पे भी रेगुलरली कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है। तो ये हम मान के चलते हैं 10,000 रुपए पर ईयर, जो कि इंक्रीज हो रहा है 5% से। अब यहाँ पे हाउस मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग अपने घर पे काफी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम मान के चलते हैं 10,000। तो 20 साल में आप टोटल हाउस मेंटेनेंस पे लगा चुके होंगे 3,30,000। अगर आप इन सभी को ऐड करो, सारे ईएमआई, डाउन पेमेंट और सारे ओनर रिलेटेड एक्सपेंस को, तो आपका टोटल कॉस्ट पड़ता है हाउस का 2.3 करोड़। इनिशियली घर की एक्चुअल प्राइस थी 1 करोड़। सो थिंक फॉर अ मोमेंट, आपका घर आपका तब तक नहीं होता है जब तक आप टोटल लोन अमाउंट पे नहीं कर देते हो। लेकिन हाउस कोई डिप्रिशिएटिंग एसेट तो है नहीं, टाइम के साथ में उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो अगर हमें नेट गेन कैलकुलेट करना है तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इस हाउस की प्राइस कितनी बढ़ी है, जिसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम रेंट को कंपेयर करते हैं। तो इमेजिन यही घर आपको रेंट पे मिलता है 30,000 पर मंथ पे, जो कि 10% से हर साल इंक्रीज होगा। और फेयर कंपैरिजन के लिए हम मान के चलते हैं कि आप 20 साल इसी फ्लैट में रहने वाले हो। तो पहले साल आपका जो रेंट रहेगा वो 30,000 रुपए रहेगा। अगले साल ये 10% बढ़ करके 33,000 हो जाएगा। उसके अगले साल ये 10% बढ़ करके 36,000 हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप अपने 20वें साल में टोटल 1.8 लाख रुपए हर महीने रेंट पे दे रहे होंगे। और अगर आप अपने सारे रेंट को ऐड करो तो ये टोटल होता है 2 करोड़ 4 लाख रुपीस। तो शायद हमारे पेरेंट्स सही हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा हम सिर्फ रेंट पे खर्च कर रहे हैं। पर इसका एक और साइड है, एसआईपी। क्योंकि हम यहाँ पे फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो जो ईएमआई की अमाउंट है उसमें से हम रेंट को माइनस करेंगे और जितना भी अमाउंट बनेगा उसे हम इन्वेस्ट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू। सो ईएमआई का अमाउंट था 72,000 और रेंट था 30,000, तो आपकी एसआईपी अमाउंट बनती है 42,000, जो कि हर साल कम होते रहेगी क्योंकि हर साल रेंट बढ़ता जा रहा है। तो पहले साल आप 42,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे थे, अगले साल वो एसआईपी अमाउंट 39,000 की हो जाएगी और उसके अगले साल 36,000 की। बाय द 10th ईयर आपका रेंट ईएमआई के इक्वल हो जाएगा, तो आपकी एसआईपी अमाउंट 0 हो चुकी होगी। तो अगर आप इन एसआईपी अमाउंट को कंसिडर करो तो 20 साल में ये एसआईपी ग्रो हो चुका होगा 1.53 करोड़ तक। बट दैट्स नॉट ऑल। रिमेंबर, अगर आप ये घर खरीदना चाहते हो तो आपको 20 लाख का डाउन पेमेंट भी देना पड़ता। उस 20 लाख के डाउन पेमेंट को भी हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं फॉर फेयर कंपैरिजन। तो इस 20 लाख के अमाउंट में से रेंटिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि डिपॉजिट मनी,
ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंस, ये टोटल हम मान के चलते हैं 1.2 लाख। तो टोटल आपने इन्वेस्ट किया 18.8 लाख, जो 20 साल के बाद हो चुका होगा 1.26 करोड़। और अगर आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड करो और उसमें से सारा रेंट को सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो टोटल गेन बनता है ऑलमोस्ट 80 लाख का। यानी कि जितना पैसा आप डाउन पेमेंट और EMI में लगाते, उतना पैसा अगर आप SIP में लगाते और हाउस को रेंट करते, तो आप अल्टीमेटली 80 लाख के प्रॉफिट में होते। तो अगर रेंट ने इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, तो फिर बाइंग का क्या परफॉर्मेंस रहा होगा? लेट्स सी दैट। बाइंग में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपके हाउस के कैपिटल एप्रिसिएशन से। और ये पार्ट काफी ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि आपके हाउस का कैपिटल एप्रिसिएशन कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है। बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम मान के चलते हैं 6%। वाई 6%? क्योंकि 6% जनरली इन्फ्लेशन का रेट होता है, तो हम 6% कैपिटल एप्रिसिएशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका हाउस जो कि इनिशियली 1 करोड़ का था, वो 6% एवरी ईयर इंक्रीज होता है, तो 20वें साल तक उसकी फाइनल कॉस्टिंग होगी 3.2 करोड़। रिमेंबर, हाउस ओन करने का टोटल कॉस्ट था 2.3 करोड़। तो इस केस में आपका नेट गेन होता है 90 लाख का। रेंट करने पे नेट गेन था 80 लाख का, बाय करने पे नेट गेन है 90 लाख का, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। जब ये सेम है तो हम करें क्या? रेंट करें या बाय करें? इट रियली डिपेंड्स। क्योंकि जब आप एक हाउस बाय करते हो तो आप एक जगह पे स्टक हो जाते हो और आपके ऊपर काफी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। तो अगर आप 100% श्योर हो कि आप कहीं भी मूव नहीं करने वाले हो, आप किसी भी दूसरे सिटी में मूव नहीं करने वाले हो, या फिर सेम सिटी में भी आप किसी दूसरे लोकेलिटी में मूव नहीं करने वाले हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, अगर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, तो हाउस बाइंग आपके लिए गुड चॉइस हो सकता है। बट अगर आप रेंट करते हो तो आपके पास में फ्रीडम होता है, मोबिलिटी होती है। अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी दूसरे शहर में, तो आप आराम से मूव कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है। और क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो आप ज्यादा रिस्की बेट्स ले सकते हो। आप ज्यादा रिस्की बेट्स ले सकते हो अपने लाइफ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन है, और वो है कि इन्वेस्टमेंट में SIP ज्यादा बेहतर होता है या फिर लमसम। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।